हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले सेशन में किया साइंटिफिक मैनेजमेंट की फर्स्ट टेक्निक को, दैट वाज फंक्शनल फॉर्मेशन, जहाँ पर हमने फैक्ट्री मैनेजर के काम को पहले 2 और आगे 8 भागों में डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर FW टेलर कहते हैं कि एक सुपरवाइज़र की परफॉर्मेंस के ऊपर वर्कर की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। वर्कर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए सुपरवाइज़र की, इसीलिए उन्होंने एक की जगह पर 8 एक्सपर्ट रखे। अब उसी में नेक्स्ट टेक्निक पढ़ते हैं हम। FW टेलर जो है उनकी नेक्स्ट टेक्निक है सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, चाहे ये साथ दी गई हैं, लेकिन ये ज़्यादातर बुक में, इवन NCERT ने भी ये साथ लिखे तो हम इनको लिख देते हैं, लेकिन ये फिर भी अलग चीज़ें हैं बिल्कुल। सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन को बिल्कुल इतना आसान करिए, आप कहीं पर होटल में जाते हैं और वहाँ पर सिंपल है, आपने कॉफ़ी ऑर्डर करी है, कॉफ़ी के नाम लेते ही वो आपके सामने 4 वैरायटी जो है आपको बता देते हैं कि कॉफ़ी की ये वैरायटी है। चलो उनमें से आपने एक वैरायटी सिलेक्ट करी, जैसे ही आपने वैरायटी सिलेक्ट करी उसकी भी वो बता देते हैं कि विद शुगर, विदाउट शुगर। आपने ठीक है बोल दिया विद शुगर। शुगर की भी फिर वो आपको 3 वैरायटी बता देते हैं कि इसमें हम ये वाली शुगर डाल लें, वो वाली डाल लें, ब्राउन शुगर डाल लें, वाइट शुगर डाल लें, या आपकी कोई शुगर फ्री वाली वो है वो कुछ डालना है। चलो आपने वो भी बता दिया, उसके आगे फिर से बताना है। इतनी देर ऑर्डर लेने में लगा दें तो ये तो गलत है ना, अननेसेसरी आप वैरायटी को बढ़ा रहे हो। आप कहीं खाना खाने के लिए रुके, आपने कोई भी एक डिश ऑर्डर करी पनीर की, उसमें 2-3 उसने डिशेस बना दी, आपने बता दिया। लेकिन अगर यूँ सोचो, अगर उसी की आपको 1000 डिशेस लिख रखी, या उसको और सिंप्लीफाई करो, अगर 60 डिशेस भी हों तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा 2 के बीच में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें। अगर एक ही तरीके की चीज़ है, अगर आपको उसकी बहुत ज़्यादा रेसिपी देंगे, बहुत ज़्यादा डिशेस देंगे तो वो कन्फ्यूज़न होने वाली बात है। सिंप्लीफिकेशन सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि आपको अननेसेसरी वैरायटी उसको रिमूव करना है। जैसे मैं अगर एग्जांपल एक ही चीज़ के बहुत सारे दे रही हूँ तो ये भी तो गलत है ना, एक बार में आ गई बात क्लियर, अब एक में दूसरे में डिफ्रेंशिएट किस लिए करना है। सिंप्लीफिकेशन ये कहता है कि कीप योर प्रोडक्शन लाइन एज सिंपल एज पॉसिबल। FW टेलर ने जो एक्सपीरियंस किया, उन्होंने जिस कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, वहाँ पर कह रहे हैं कि वो 2000 तरीके का पेपर बनता था, उन्होंने उसको जो है सिंप्लीफाई करके उन्होंने देखा जितनी तरीके का काम पेपर बनेगा, हर तरीके का पेपर बनाने के लिए रॉ मटेरियल अलग, मशीनें अलग, उसके लिए इन्वेंट्री अलग से होल्ड करनी पड़ रही है, रिसोर्सेज उतने ज़्यादा काम पर लगे हुए हैं, जितनी कम वैरायटी उतने कम डिपार्टमेंट, मशीनें और इन्वेंट्री के साथ काम चल रहा है। तो हर एक वैरायटी मेंटेन करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, आपकी भी कॉस्टिंग बढ़ेगी, आपके भी रिसोर्सेज चाहिएंगे, और अगर उस वैरायटी का कोई अलग से सेगमेंट कस्टमर है ही नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो एलिमिनेटिंग, इसका फोकस सिर्फ होता है एलिमिनेटिंग ऑफ अननेसेसरी और यू कैन से सुपरफ्लुअस। हमें जो ये सुपरफ्लुअस वैरायटी है उसको ख़त्म करना है। आप अगर शूज़ के बना रहे हो, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9 का शूज़ नंबर बन रहा है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप 7 में भी 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 इतने सारे नंबर के शूज़ बनाना शुरू कर देते हो तो ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ी हुई, आप अननेसेसरी वैरायटी बढ़ा रहे हो। जिसको 7.2 आ रहा है, 7.3 भी, 7 और 8 का साइज अलग हो गया, वो वैरायटी। देखिए, वैरायटी ख़त्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं हम रेस्टोरेंट से आप जो है उस वैरायटी ही मत बनाइए, कॉफ़ी की भी मत बनाइए, कोई डिश है उसकी भी मत बनाइए, वैरायटी बनाइए, लेकिन जहाँ पर एक वैरायटी को दूसरे से काफ़ी डिफ्रेंशिएट कर सको, कस्टमर उसमें डिफ्रेंशिएशन कर पाए, उसके लिए एक अलग टारगेट कंज्यूमर है तो बनाइए। अदरवाइज सिर्फ वैरायटी बढ़ाने के लिए वैरायटी नहीं बढ़ा। तो अननेसेसरी वैरायटी जो है वो अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगी, कॉस्ट बढ़ा देंगी, वो कोई फ़ायदा नहीं देंगी। तो सिंप्लीफिकेशन सिर्फ ये है कि अननेसेसरी वैरायटी हमें रिमूव करना है। पेपर कंपनी में जो 2000 तरीके का पेपर बन रहा था,
जब स्टडी करी गई तो देखा गया कि 200 तरीके के पेपर से भी वो सारे काम चल सकते हैं जो 2000 तरीके के पेपर बनाकर आप कर रहे थे। तो अननेसेसरी वैरायटी हम यहाँ पर हटाते हैं, ये होता है सिंप्लीफिकेशन। तो केस स्टडी में जब भी आप देखोगे कि कोई वैरायटी दे रहा है, वैरायटी देने में कोई गलत नहीं है, सबको एक ही नंबर के शूज़ नहीं आ जाएंगे, लेकिन अननेसेसरी वैरायटी जो है वो हमें रिमूव करनी है। उसके बाद हुआ स्टैंडर्डाइजेशन की बात होती है। स्टैंडर्डाइजेशन में कहा गया कि आप हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड, साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन कहती है नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि वो आप उनसे करवाना क्या चाहते हो और तभी आप उनको बताओगे। उन्होंने कहा स्टैंडर्ड डिसाइड करो हर चीज़ के, स्टैंडर्ड डिसाइड कीजिए इनपुट के, स्टैंडर्ड डिसाइड करिए प्रोसेस की, स्टैंडर्ड डिसाइड करिए आउटपुट के। इन्होंने कहा स्टैंडर्डाइजेशन जो होना चाहिए वो कहाँ कहाँ होना चाहिए, 3M+1W, ठीक है, 3M। उन्होंने कहा मटेरियल का, मेथड का, मशीन का, हर चीज़ का आप स्टैंडर्ड डिसाइड कर दीजिए। वर्किंग कंडीशन, W स्टैंड फॉर वर्किंग कंडीशन, तो आपका आउटपुट भी स्टैंडर्डाइज्ड ही निकल कर आएगा। ये हमारी चीज़ है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन की जो टेक्निक है वो सिर्फ इतना ही कहती है कि डू स्टैंडर्डाइज। आप ये सोचिए कितनी सारी लेस के पैकेट हर रोज़ खुल रहे हैं, कितनी सारी पेप्सी की बॉटल, या हम कोई भी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ले लें, किसी सोप का, डव का साबुन है, अगर सेम क्वालिटी है, वो कितने टाइम से आ रही है, फिर भी सेम बिल्कुल वैसे ही चलती चली जा रही है। जबकि हम अपने घर में अगर कोई रेसिपी ट्राई कर लें और रोज़ भी बना लें तो रोज़ अलग तरीके का थोड़ा बहुत कुछ उसमें हो जाता है, क्योंकि वो कंपनियां क्या फॉलो कर रही है, स्टैंडर्डाइजेशन। उन्होंने स्टैंडर्डाइज, लोग बदलते रहे हैं, हम एक ही पर्सन है और हर रोज़ चाय बनाते हैं बिल्कुल एक जैसी बन जाए, ये बहुत रेयर केस हुआ। बिल्कुल मेजरमेंट भी उतना हो जाए और बाकी सब चीज़ें भी, जबकि सालों से पेप्सी कंपनी है वो बनाती चली जा रही है और उसके प्रोडक्ट लाइन में बनाने वाले कितने सारे बदले, लेकिन वही का वही फ्लेवर अगर बना रहे हैं क्लासिकल तो वही चल रहा है। तो ये कौन सी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। उन्होंने हर चीज़ के स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिए कि इसके इंग्रेडिएंट स्पेसिफिकली इतने ही रहने वाले हैं, आप कोई भी डाल लें उतना ही रिजल्ट आना है। तो एक टेक्निक में ये कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, कि स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट बनाने के लिए। और इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। एक डिपार्टमेंट ने कहाँ तक काम किया, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रूव होगी, क्लैरिटी आएगी आपकी, यूनिफॉर्मिटी आएगी आपकी प्रोडक्ट लाइन के ऊपर, रिलायबिलिटी आएगी, आप उसकी क्वालिटी कंसिस्टेंट रख पाते हो। तो ये जो हमारी टेक्निक हुई ये हुई स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें आप इनपुट और आउटपुट दोनों के स्टैंडर्ड डिसाइड, आप उसको किसी ऊपर छोड़ नहीं रहे हो कि बना लीजिए इसको, आप एग्जैक्टली बता रहे हो कि ये कैसा बनकर आना चाहिए। ये हमारा हुआ स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक। और आज एक और टेक्निक कर लेते हैं, वो हमारी है वर्क स्टडी। साइंटिफिक नेचर के रहे W टेलर, उन्होंने काम को करने के हर तरीके को साइंटिफिक नज़रिए से देखा और उस नज़रिए से देख रहे हैं तो वहाँ पर वो उसी तरीके के रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो ये सारी स्टडी हम वर्क स्टडी के नाम से पढ़ते हैं। उन्होंने काम के हर तरीके को साइंटिफिक नज़रिए से देखकर उसको इम्प्रोवाइज किया। पहली जो स्टडी है उसकी वर्क स्टडी में, पहली स्टडी है मेथड स्टडी। उन्होंने कहा काम को करने के कितने भी तरीके हो सकते हैं लेकिन बेस्ट एक ही होता है, और मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग। कि मेथड स्टडी है, आपको ये चैलेंज करते हैं कि सिर्फ काम को किसी भी तरीके से कर देना काफ़ी नहीं है। मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग जो है वो फाइंड आउट करना होता है। ये हमारा हो गया मेथड स्टडी में। तो जहाँ पर लगातार वो काम के अलग अलग तरीक़ों को देख रहे हैं, मैच कर रहे हैं उनके इनपुट और आउटपुट रिलेशन को, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा तरीका बेस्ट है। तो मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव कि कोई भी नया मेथड आपके सामने आए ना, बीइंग ए मैनेजर, उसको एक बार टेस्ट ज़रूर कीजिए कि उसका इनपुट आउटपुट रिलेशन क्या है, क्या पता आपको पहले से ज़्यादा अच्छा मेथड मिल जाए। तो ये हुआ मेथड स्टडी। उसके बाद एक स्टडी आती है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी को बहुत आराम से समझिए। मोशन स्टडी में क्या है, एक सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी काम को करने के लिए मशीन और मैन की कुछ मूवमेंट्स तो होंगी ही। हम कोई भी काम कर रहे हैं, मैन और मशीन की मूवमेंट्स हो रही हैं, और हर एक मूवमेंट्स जो है वो टायर्डनेस भी लेकर आती है, थकान लेकर आती है, टाइम भी लगता है, एफर्ट्स भी लगते हैं। मूवमेंट्स दो तरीके की होती है, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव।
हमें ये समझना पड़ेगा कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स कौन सी हैं। जैसे इसको ये समझिए, एक जो है प्रोडक्शन रूम है और स्टोर जो है उससे वो आपका 3 फ्लोर ऊपर बना हुआ है। अब क्या है कि स्टोर में, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, माल ख़त्म हो जाता है, 3 फ्लोर और उसमें किसी भी तरीके का लिफ्ट वगैरह का कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो वहाँ पर सीढ़ियों से लेबर जा रही है, चीज़ों को लेकर आ रही है। यहाँ पर इस स्टडी में ये कहा कि ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। आप इतना सा कर लीजिए, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, स्टोर जो है उसको साइड में मैनेज करा दीजिए। अगर साइड वाले रूम में, तो वो अनप्रोडक्टिव तो हम हटा पाए ना। इस तरीके की बहुत सारी स्टडी आती है, मोशन स्टडी। अननेसेसरी जितनी भी, देखिए अननेसेसरी वैरायटी हटाना पहले पढ़ चुके हो। किसी भी तरीके का अननेसेसरी मूवमेंट है मशीन का, मटेरियल का, उसको एलिमिनेट करना, ये किस में आ जाएगा, ये हुआ हमारा मोशन स्टडी में। कि अननेसेसरी मूवमेंट अगर कहीं पर भी हो रहा है मटेरियल का या मशीन का, वो हमारा टाइम लेगा, एफर्ट लेगा, हमें उसको हटा देना है। मोशन स्टडी हो गया। इससे आपका काम और स्पीड से होना शुरू होगा और आपके बहुत सारे टाइम और एफर्ट्स जो हैं वो बच जाएंगे। उसके बाद है टाइम स्टडी, नाम में ही है। इसका ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना होता है कि आपको किसी भी काम को करने के लिए कितना स्टैंडर्डाइज्ड टाइम लगना चाहिए। ये किसने डिसाइड किया आपका एग्ज़ाम जो है वो 3 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरीके की टाइम स्टडी करी जाती है जहाँ पर हम एवरेज इंटेलिजेंट वीक लोगों से काम करवा कर देखते हैं और हम देखते हैं कि एज एन एवरेज हमें कितना टाइम इसके लिए स्टैंडर्डाइज चाहिए। जो स्टैंडर्डाइज्ड टाइम होना चाहिए वहाँ पर हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम वर्कर्स के ऊपर नहीं छोड़ें कि आप कितनी भी देर में करो। हम उनको पहले बता देते हैं ये टास्क है और आपको इतना टाइम लगना चाहिए। तो इस टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड द स्टैंडर्डाइज्ड टाइम टू डू ए टास्क। उसके बाद लास्ट हमारी आज के लिए हम कर रहे हैं फैटिग स्टडी। फैटिग मतलब थकान। एक चीज़ उन्होंने ये ऑब्जर्व करी कि लोग जब लगातार काम करते हैं तो कंटिन्यूस जो वर्क है उसके कारण लोगों के अंदर टायर्डनेस आ रही है, उनके एनर्जी लेवल लो होता है, जिससे वो सेम पैशन के साथ और एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी लेबर फोर्स को, हमारे एम्प्लॉयज़ को सेम एनर्जी लेवल के साथ काम करने के लिए कितने और कितने लॉन्ग, हाउ लॉन्ग रेस्ट इंटरवल जो है हमें देने चाहिए। हमें ये लगातार स्टडी करनी चाहिए कि कितने और कितनी देर के रेस्ट इंटरवल अगर हम दें तो हम अपनी वर्क फोर्स का लेवल जो है, एनर्जी का लेवल है, एफर्ट्स का लेवल है, उनको री एनर्जाइज कर सकेंगे। फैटिग स्टडी का ऑब्जेक्टिव यही था। उन्होंने ये देखा कि अगर हम लेबर फोर्स को कंटिन्यूस काम कराने की बजाय पर अगर कुछ रिसर्च दे रहे हैं, कोई लंच आवर्स दे रहे हैं, किसी तरीके के ब्रेक दे रहे हैं, तो कंटिन्यूस के काम कराने से अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। तो ये फैटिग स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर ध्यान से समझिए, वर्क स्टडी के अंदर हेनरी फ्यूल काम करने के अलग अलग तरीके में रिसर्च कर रहे हैं कि वो पता लगाना चाहते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच से हम कैसे काम करेंगे। मेथड स्टडी में का ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग थिंग, बेस्ट वे ऑफ डूइंग। मोशन स्टडी में एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट्स। टाइम स्टडी, व्हाट शुड बी दैट स्टैंडर्डाइज्ड टाइम टू एग्जीक्यूट एंड फंक्शन। फैटिग स्टडी, कितनी और कितनी देर के रेस्ट इंटरवल ज़रूरी है वर्कफोर्स को देने के लिए। तो इन स्टडी की मदद से हम अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, रिसोर्सेज की वेस्टेज को बढ़ा पाएंगे, आउटपुट जो है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ा पाएंगे। तो ये हमारी आज हम 4 स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 टेक्निक कर ली है, 2 और हमारी रहती हैं ना, हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। हमने फंक्शनल फॉर्मेनशिप किया, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन साथ साथ गया, और ये हमारी वर्क स्टडीज़ हैं जो 4 हैं, किसी किसी बुक में ये अलग भी दी हुई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।